नमस्कार दोस्तों, मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने ब्राह्मणों को अपने पाले में लाने की कोशिशें तेज कर दी हैं। जनेश्वर मिश्र जयंती के मौके पर लखनऊ में आयोजित प्रबुद्ध सम्मेलन में अखिलेश यादव ने बयान दिया कि पीडीए में पीडी का तो मतलब ही पंडित है, पीडीए में पीडी का मतलब ही पंडित है। माता प्रसाद पांडे को नेता प्रतिपक्ष बनाने से लेकर सनातन पांडे के नेतृत्व में पूरे राज्य में सम्मेलनों से साफ है कि अखिलेश यादव 2007 वाले मायावती के सोशल इंजीनियरिंग मॉडल को दोहराने की या फिर उससे भी आगे जाने की राह पर हैं। मैं आपको याद दिला दूं दोस्तों कि इससे पहले कुछ महीने पहले बटुकों के अपमान से लेकर ट्रांसफर पोस्टिंग में तरफदारी और घूसखोर पंडित जैसे बयानों पर नाराजगी जैसे कुछ मसले हुए थे, जिनके जरिए यह संदेश देने की कोशिश की गई कि यूपी में ब्राह्मण 2027 में विकल्प की तलाश में है, यानी बीजेपी से नाराज है। सवाल बड़ा है कि क्या यूपी में ब्राह्मण वाकई इस कदर नाराज है कि अगले चुनाव में वो बीजेपी को छोड़कर सपा कांग्रेस की तरफ आ सकता है। ये सवाल लगातार पिछले कई महीनों से ये सवाल बार बार सामने आता है, कभी किसी बयान के जरिए या फिर कभी किसी घटनाक्रम के जरिए। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार विजय उपाध्याय। विजय जी, हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं। जून महीने में हमने लगभग इसी विषय पे एक चर्चा की थी और अखिलेश यादव भी पंडितों तक अपनी पहुंच बढ़ाने के अपने इशारे कई बार दे चुके हैं। तो इस बार एक नई परिभाषा है, पीडीए के पीडीए में जो माफ कीजिएगा, पीडी का मतलब ही पंडित है। तो कैसे देखते हैं आप इसे? नहीं, उन्होंने कहा पीड़ित और पंडित। अच्छा। एक पॉलिटिकल नैरेटिव है, जैसे कि एक नैरेटिव है, ये हालांकि कॉम्बिनेशन है। जो भी मकसद था इसको शुरू में बनाने का, उसकी कई तरीके की व्याख्याएं हैं, लेकिन ये जनजी टाइप की भाषा है। और ये जो शॉर्ट फॉर्म है, ये काफी हिट हुआ लोकसभा चुनाव के पहले, और उसका उनको फायदा हुआ। लोकसभा चुनाव में सीटें बढ़ी, 37 सीटें जीत गए वो, और कांग्रेस की सीट मिला लीजिए तो 43 सीटें इंडिया अलायंस 2024 के लोकसभा चुनाव में जीत गई। अब जो कुछ जीत हासिल हुई है, इसको विधानसभा चुनाव में कन्वर्ट करने के लिए या 2027 के विधानसभा चुनाव में जीत में बदलने के लिए, सत्ता में वापसी के लिए अखिलेश यादव काफी रणनीतिक तरीके से इन चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं। ए को कभी औरत भी बता देते हैं, ए को कभी और अगड़ा अच्छा अगड़ा। तो अब पी को पीड़ित तो लगातार बता रहे हैं। तो जो पीड़ित है वो पीडीए है, और जो पीड़ित है वो पंडित है और पीडीए में है। तो इस तरह की नैरेटिव है। देखिए, बिहार का भी बाई इलेक्शन आया, बांकीपुर का, एकदम से बीजेपी के वोट साफ हो गए और पूरे तरीके से जन स्वराज पार्टी के पास आ गया। आरजेडी को भी बहुत नुकसान हुआ और जितना मार्जिन था उससे भी कम आई, जमानत जब्त हो गई आरजेडी के प्रत्याशी की। तो यूपी में एक बदलाव के बारे में अखिलेश के दिमाग में कॉन्सेप्ट है और उसे वो अमल में ला रहे हैं। अब इसका देखिए फार्मूला क्या है। फार्मूला ये है कि करीब 19-20% मुसलमान है उत्तर प्रदेश में, और हालांकि पहले तो 17% ही 2011 के उसमें है, लेकिन इनकी ग्रोथ रेट बाकी लोगों से ज्यादा है और कुछ कन्वर्जन भी होता रहता है। तो मैं उसको मान ही रहा हूं कि करीब 18 से ऊपर ही निकलेंगे, 19-20 भी हो सकते हैं। इसमें 1% सिख और जैन और बौद्ध निकाल देंगे आप, तो 18-19 के आसपास ये निकल आएंगे। तो एक तो इतना बड़ा चंक इनके पास है ही है जो कमिटेड वोटर है। इसके बाद इनके पास यादव कम्युनिटी का वोटर है, वो करीब 10% है उत्तर प्रदेश में। जो कमिटेड वोटर है समाजवादी पार्टी का, तो समाजवादी पार्टी करीब 29% वोटों पर हमेशा खड़ी हुई नजर आती है। और आप देख लीजिए कि जब से बीजेपी मजबूत हुई है 2014 से, उसके बाद से बाकी पार्टियों के वोट कम हुए और सपा के वोट बढ़े के जो बीजेपी के विरोधी वो धीरे धीरे लामबंद हो रहे हैं समाजवादी पार्टी के पक्ष में। और अब समाजवादी पार्टी एक लंबी छलांग लगाना चाहती है। लंबी छलांग क्यों लगाना चाहती है कि उन्होंने लोकसभा चुनाव में कुर्मी समुदाय को जोड़ लिया, इसके बाद निषाद समुदाय के भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो गए, उनके लोधी समुदाय में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो गए,
उनके साक्य समुदाय में लोकसभा सदस्य हो गए। यानी कि बहुत सी जगहों से उनको वोट मिलना शुरू हो गए और वोट मिले और लोकसभा चुनाव में उसका रिजल्ट दिखाई दिया। अब ये जो लंबी छलांग अच्छा क्या है कि उत्तर प्रदेश में चूंकि 76 जातियां हैं ओबीसी की, 76 जातियों में सबसे ज्यादा आबादी यादव समुदाय की है, दूसरे नंबर पे कुर्मी समुदाय की है। बाकी जो 74 जातियां हैं उनकी संख्या कम कम होती जाती है, बहुत कम है, 1%, आधा परसेंट वाली भी कम्युनिटीज यहाँ पे हैं। और जो एक और कास्ट उत्तर प्रदेश में ओबीसी है लेकिन हरियाणा में जनरल कास्ट है, वो है जाट कम्युनिटी। जाट कम्युनिटी पहले ही राष्ट्रीय लोकदल के साथ है और राष्ट्रीय लोकदल बीजेपी के साथ है। तो अखिलेश को एक बड़ी छलांग चाहिए, एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक चाहिए। मास्टर स्ट्रोक आएगा कहाँ? वो आएगा 12% ब्राह्मण वोटों में से सेंधमारी करके। अब ये 12% मैं कैसे कहता हूँ, ये 1931 की जातीय जनगणना के हिसाब से है। जितने भी आंकड़े मैंने बताए हैं मुस्लिम छोड़कर वो सब 1931 वाले जनगणना के आधार पे है। क्योंकि संयुक्त प्रांत बन चुका था, संयुक्त प्रांत की वो जनगणना थी, तो संयुक्त प्रांत के आधार पे उसमें उत्तराखंड अलग हो गया। तो एक तरीके से जो जनरल कास्ट के वोट हैं थोड़े कम ही हुए होंगे उत्तर प्रदेश में। ओबीसी और दलितों के वोट का परसेंटेज उस रेशियो में थोड़ा बहुत तो बढ़ा होगा, चाहे आधा परसेंट बढ़ा हो, 0.25% बढ़ा हो, तो ऐसा हो सकता है। बढ़ा हो मतलब कि आबादी के प्रोपोर्शनेट में अनुपात उनका ज्यादा दिखाई। तो ये जो परिस्थिति है इसमें अखिलेश यादव ये जो 12%, जिसमें भूमिहार ब्राह्मण और त्यागी ब्राह्मणों को भी मैं शामिल कर रहा हूँ, 12% जब मैं आंकड़ा बोलता हूँ, तो ये 12% अगर इसमें से कुछ भी अगर डेंट कर लेते हैं तो अखिलेश बिल्कुल अलग ही तेवर में आ जाएंगे। यानी पीड़ित से फिर वो सत्ताधारी में बदल जाएंगे। जो पीड़ित है सत्ता पे कुर्सी उनको बैठा देंगे। तो ये फार्मूला है। और उत्तर प्रदेश में काफी समय से ब्राह्मण पॉलिटिक्स को लेकर तरह तरह की बातें हो रही हैं, तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। कई तरीके की बात हो रही है कि नहीं, जो पीड़ित है उसमें बड़ी संख्या ब्राह्मणों की है। मुस्लिम भी अपने को पीड़ित कहते हैं, यादव भी कहते हैं, लेकिन जो ब्राह्मण भी पीड़ित है, ऐसा एक नैरेटिव उत्तर प्रदेश की राजनीति में है। और अखिलेश ने उसे बहुत अच्छे से एड्रेस किया। और मैं आपको बता दूं कि समाजवादी पार्टी की स्थापना के बाद से किसी पार्टी के अध्यक्ष ने पहली बार इस तरह से ब्राह्मणों को खुला ऑफर दिया है। आज जनेश्वर मिश्रा के उसमें जो कार्यक्रम था उसमें उन्होंने साफ साफ ऑफर दिया कि कृष्ण सुदामा की जो दोस्ती है वो उसको कोई इनकार नहीं कर सकता, जिसने भी महाभारत पढ़ा है। महाभारत पढ़ने की जरूरत भी नहीं, कृष्ण सुदामा की दोस्ती बहुत लोकप्रिय है। और बचपन में उन्होंने किताब पढ़ी होगी तो कृष्ण जी सुदामा को तीनों लोग दे देते हैं। कहानी ये है कि जो चावल खाते हैं मुट्ठी वाला, तो तीनों लोग दे देते हैं। तो वो दोस्ती का उन्होंने उदाहरण दिया। और वास्तव में यदुवंशी क्षत्रिय ही है। क्षत्रिय वाला जो मामला है वो तो काफी पहले से है। और एक सेकंड, हाँ जी, ये खामखा में एक दिक्कत है। तो ये जो है ये जो परिस्थिति है इसमें कृष्ण सुदामा की जो दोस्ती का उदाहरण है, इन्होंने देकर लोगों को अपनी तरफ साफ साफ आने का प्रस्ताव दिया है। और उन्होंने माता प्रसाद पांडे का भी जिक्र किया कि हमने उनको नेता विरोधी दल बना रखा है। तो अगर ये बात इनकी जमती है, इसमें कोई अगर ये तैरेगा, सोशल मीडिया में तैरना शुरू हुआ इनका ये बयान कृष्ण सुदामा की दोस्ती वाला, तो उसका इम्पैक्ट आ सकता है। और इम्पैक्ट आने का कई कारण है। एक तो बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं मोस्टली वो ब्राह्मण कम्युनिटी से हैं और ज्यादातर उसमें अपनी पार्टी से बहुत खुश नहीं है। उसके बहुत से कारण है और सबसे बड़ा कारण यही है कि प्रशासन में उनका हस्तक्षेप बिल्कुल जीरो है। और यही कारण था कि बसपा जब मजबूत थी और ब्राह्मण उनके साथ गया था तो उनका भी हस्तक्षेप बंद करवा दिया था मायावती जी ने 2008 के बाद। तो ब्राह्मण बहुत नाराज हुआ, 12 में वो सपा की तरफ चला भी गया था। कुछ परसेंट वोट सपा को मिले थे और सपा 226 सीटें जब 2012 में जीती थी। तो उसमें मेरा अपना एनालिसिस कहता है कि बहुत से इलाकों में ब्राह्मणों ने भी उनको वोट दिए थे। और जो सरकार बनी थी उसमें 6-7 इनके कैबिनेट मिनिस्टर भी थे ब्राह्मण कम्युनिटी के। तो वो दांव फिर से अखिलेश यादव आजमाना चाहते हैं। और आज जो कुछ भी उन्होंने कहा ये बिल्कुल नए तरीके से कहा और बिल्कुल, और समाजवादी पार्टी का कलेवर भी चेंज हो गया है। अब वो पहले वाली समाजवादी पार्टी नहीं है। और एक बात जो मैं आपसे हमेशा कहता हूं कि जब कास्ट इक्वेशन से पार्टियां आगे बढ़ती हैं तो एक जगह ऐसी है जहां जाति विहीनता की स्थिति हो जाती है। उन्हें सभी का वोट चाहिए। और जब आपको सबका वोट चाहिए तो समीकरण में कुछ भी हो, लेकिन ऊपर की तरफ टॉप पे पहुंचते पहुंचते वहां नो कास्ट इक्वेशन हो जाता है। यानी सारी कास्ट से वोट आपको मिल रहा है और आप एक मजबूत परिस्थिति में है जो बीजेपी के साथ है, जहां वो सबका साथ सबका विकास कहते हैं।
ठीक उसी रास्ते पे समाजवादी पार्टी को अखिलेश यादव ले जाना चाहते हैं। बिल्कुल। और आपने अगर कहा ये कि कृष्ण सुदामा अगर वाला ये नैरेटिव चल पड़ा तो ये हो भी सकता है। इसमें एक और मसला है जो पिछले कई दिनों से लगातार हम उसको देख रहे हैं, संसद के परिसर से लेकर लखनऊ में विधानसभा के परिसर तक, वो है राम मंदिर में चंदा चोरी का मसला। इस बीच में जंतर मंतर का आंदोलन आ गया तो कुछ दिनों के लिए सुर्खियों से गायब था, लेकिन फिर से समाजवादी पार्टी राम मंदिर में चंदा चोरी के मसले को छोड़ना नहीं चाहती है। क्या समाजवादी पार्टी को लगता है कि ये हिंदुत्व की पिच पर चढ़कर ये जो मसला है ये ब्राह्मण वोटरों में कोई सेंटिमेंटल बदलाव ला सकता है? और सिर्फ समाजवादी पार्टी की बात नहीं, क्या आपको भी लगता है कि ऐसा हो सकता है क्या? इसीलिए समाजवादी पार्टी इस मसले को बहुत अंडरलाइन कर रही है जब से सामने आया है। एक मुद्दा समाजवादी पार्टी की तरफ से बड़े जोर से उठा था, जो पप्पू यादव ने साधु के वेश में वहां चंदा इकट्ठा किया और चोरी का जो स्वांग रचा, उन्होंने नाटक किया, उससे समाजवादी पार्टी विड्रॉ हो गई है, पल्ला झाड़ लिया है और ये कहा कि ठीक नहीं है। रामगोपाल यादव जी का बयान भी आ गया। मुझे लगता है कि ये जो चढ़ावा चोरी वाला मामला है ये भी ज्यादा दिन समाजवादी पार्टी चलाएगी नहीं, क्योंकि इसको बहुत ज्यादा अगर चलाएगी तो ये बैकफायर करेगा और इससे समाजवादी पार्टी का नुकसान होगा। क्योंकि ये बात तो जग जाहिर है कि राम मंदिर के मुद्दे का हमेशा समाजवादी पार्टी ने विरोध किया है और दरअसल उत्तर प्रदेश में की राजनीति की जो धारा बदली है वो राम मंदिर आंदोलन की वजह से बदली, और राम मंदिर आंदोलन के कारण ही अगर बीजेपी मजबूत हुई है तो समाजवादी पार्टी न सिर्फ मजबूत हुई है बल्कि स्थापित हो गई उत्तर प्रदेश के राजनीति में और पिछले 35-36 सालों से मजबूत स्थिति में बनी है। एक बार बहुमत की सरकार भी बना चुकी है। मुलायम सिंह 93 में मुख्यमंत्री बने, फिर 2003 में बने, अखिलेश यादव जी 2012 में मुख्यमंत्री बने। तो ये सारा कुछ राम मंदिर आंदोलन के नेपथ्य में हुआ, उसके पीछे ही हुआ है। तो समाजवादी पार्टी इस बात को जानती है। अब चूंकि बाबरी मस्जिद नहीं है, बाबरी मस्जिद का इशू नहीं है, तो अगर अब समाजवादी और बदले हुई परिस्थितियों में समाजवादी पार्टी राम मंदिर के चढ़ावा चोरी को, चूंकि उन्होंने बीजेपी पे अटैक करना है तो वो कर रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले कुछ समय में इससे भी वो विड्रा कर जाएंगे और इस मामले को छोड़ देंगे। कारण ये है कि अगर इसको ज्यादा उठाएंगे तो क्योंकि जो लोग बीजेपी के समर्थक रहे हैं, अगर वो उनको स्विच कराना चाहते हैं या जो बीजेपी में है और राजनीतिक तौर पे पीड़ित हैं क्योंकि उनको महत्व नहीं मिल रहा है, उनको अगर अपनी तरफ स्विच कराना है तो उन्हें कुछ मुद्दों को पे कंप्रोमाइज करना पड़ेगा ताकि जो लोग राम मंदिर के समर्थन वाले हैं वो लोग भी उनके साथ आ सकें। मुझे लगता है कि शायद अखिलेश यादव अगले हफ्ते 10 दिन के भीतर इस मामले को धीरे से डाइल्यूट कर देंगे और सिर्फ बयानों तक मामला रह जाएगा। अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपने कही है। एक बात और बताइए, जो भी बयान आते हैं और जैसा मैंने कहा कि घटनाक्रम होते हैं उनके आधार पे हम बात करते हैं, लेकिन आपने कहा कि अब समाजवादी पार्टी पुरानी समाजवादी पार्टी नहीं है और सब कुछ ना सिर्फ समाजवादी पार्टी बल्कि हम पूरा जो राजनीति के पूरा परिप्रेक्ष्य में है उसमें कई चीजें बदली हुई देखते हैं। लेकिन क्या तमाम कोशिशों के बावजूद भी, राजनीतिक नेताओं की राजनीतिक कोशिशों के बावजूद भी, क्या जमीनी स्तर पर समाजवादी पार्टी का जो पारंपरिक वोटर है यानी यादव और मुस्लिम, वो ब्राह्मण समाज के साथ तालमेल बिठा सकता है आज की तारीख में? जी देखिए, मुस्लिम समाज तो किसी भी तरीके से बीजेपी की सरकार जाते हुए देखना चाहता है, तो वो तो कंप्रोमाइज कर लेगा। लेकिन जो यादव समाज है, अखिलेश के इस बयान से यादव समाज को भी संदेश है कि कृष्ण सुदामा की दोस्ती में कृष्ण है और कृष्ण सबसे ईश्वर हैं। कृष्ण की गीता में ज्ञान भक्ति कर्मयोग तीनों है, तो तीनों चीजों को उनको मानना पड़ेगा। अगर नहीं मानेंगे, हालांकि विरोध करते हैं लोग, वास्तविकता ये है कि ये विरोध करते हैं, इनको पसंद नहीं है। 2022 के पहले भी अखिलेश ने जब परशुराम मंदिर का जाके वहां पे पूजा वूजा की थी तो उसके बाद एक विरोध पार्टी के अंदर भी सुगबुगाहट हुई थी और उसके बाद से ब्राह्मण वाला कार्ड थोड़ा डाउन कर दिया था उन्होंने। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। तब से नदियों में बहुत पानी बहा है और चीजें बहुत बदली हैं और सत्ता चाहिए, सभी को चाहिए। जो बीजेपी के विरोधी हैं उनको सत्ता चाहिए, तो वो थोड़ा अपने को न्यूट्रल करेंगे ही करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है।
ओम प्रकाश जिसे राजभर भी तो कहते हैं इसमें कि इसे हवा देते रहते हैं कि भाई ये अब यादव समझाएगा विद्वान ब्राह्मण को, इस तरह की बातें जब वो करते हैं तो वो इसी सांस्कृतिक और सामाजिक दूरी को अंडरलाइन करते हैं ना। हाँ बिल्कुल करते हैं, लेकिन देखिए ओम प्रकाश राजभर कोई बड़ा नैरेटिव क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर का अपनी राजनीति का एक दायरा है, लिमिटेड सीटें हैं जहां उनको अपना इफेक्ट दिखाना है और उसी इलाके में वो प्रभावशाली हो सकते हैं। उन्होंने एक जातीय स्वाभिमान राजभरों में जगाया है और उसमें सुहेलदेव सबसे बड़े पात्र हैं। तो चूंकि सांस्कृतिक चेतना जिसको बीजेपी आगे बढ़ाती है वही चीज राजभर के साथ भी है। सुहेलदेव ने हराया किसको था? सलार मसूद गाजी को। गाजी वो है जो गजवा करता है, तो गजवा करते हुए वो मारे गए तो गाजी हो गए। तो वो सलार मसूद की जो लड़ाई है उसमें सुहेलदेव राजभर कभी जब ओवैसी के साथ तालमेल कर रहे थे 22 के पहले, अगर आपको याद हो, जब एक छोटी पार्टियों का बड़ा अलायंस बनाने की कोशिश इन्होंने की थी, तो तब भी मैं कहता था कि इनकी पटेगी नहीं, क्योंकि इनका वोटर तो इनको छोड़ देगा। जिस सलार मसूद गाजी को हराया है उसकी प्रशंसा करने वाले ओवैसी के साथ इनकी निभेगी नहीं। तो वो एक इनकी अपनी जरूरत है ओम प्रकाश राजभर की, और जाहिर है वो सत्ताधारी गठबंधन का हिस्सा है, तो वो तो वही बात करेंगे जो उनके लिए सुटेबल हो। तो मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। ज्यादा असर ये है कि सपा ने खुलेआम सीधे तौर पर सामने खड़े होकर ऑफर दिया है ब्राह्मण समाज को। ये बड़ी क्रिटिकल घटना है उत्तर प्रदेश की। ये बड़ी और जो रिपोर्ट्स है उनके मुताबिक सितंबर तक केदारेश्वर मंदिर भी बन जाएगा। मेरा मतलब है कि इस ऑफर में, यानी इस घटनाक्रम में लगातार एड ऑन करने के लिए चुनावों तक उनके पास कुछ ना कुछ है। आप केदारेश्वर मंदिर जी पूरा रोड मैप है। देखिए केदारेश्वर भगवान शिव का मंदिर है, केदारनाथ की रिप्लिका है। वहां अभी भी भारी संख्या में लोग जा रहे हैं, जलाभिषेक कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं। तो अखिलेश ने अपने को ये साबित करने की कोशिश की ही है ना कि मैं सनातन विरोधी नहीं हूं। आप देखिए पिछले कुछ लोकसभा चुनाव के पहले से ही पूजा करते हुए फोटो डालना, और बीच में बांके बिहारी मंदिर भी गए थे तो वो कोशिश तो कर रहे हैं कि एक मैसेज दिया जाए। दूसरा जो मुस्लिम आउटफिट है पॉलिटिकल, जो इन चीजों को पे पहले विरोध करता था, अब वो कंप्रोमाइज करने के मूड में है। वो अब इन चीजों को चाहता है कि अखिलेश यादव कुछ ऐसा करे ताकि वोट आ जाए, और अगर ब्राह्मणों के वोट भी आ जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ताकि हमारा वोट परसेंटेज जो है बीजेपी से ऊपर निकल सके, और अब बीजेपी से ऊपर निकलेगा वोट परसेंटेज तभी तो जीत होगी। ये एक सवाल हम लगातार जो हमने अभी बातचीत की वो इस नजरिए से की कि क्या ब्राह्मण आ सकते हैं, ब्राह्मणों को लुभा सकते हैं, यानी कोट अनकोट हम ये मान के चल रहे थे कि एक नाराजगी है। लेकिन मैं आपसे अब एक ये जमीनी बात पूछ रहा हूं कि ये चर्चा तो बार बार होती है, लेकिन क्या वाकई बीजेपी से ब्राह्मण समाज इस कदर नाराज है कि वो वोटिंग के दौरान भी उसे छोड़कर इंडिया गठबंधन के साथ जा सकता है? अब हम पाले में इधर आकर, रस्सी के इधर आकर एक एनालिसिस करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए उसमें किंतु परंतु है नीरज जी, और ये किंतु परंतु से जुड़े हुए कई सवाल हैं। वो सारे सवाल लोगों को भी उलझन में डालेंगे। फिर आगे और भी कई ऑर्गेनाइजेशन हैं जिनके जो मतलब गैर राजनीतिक संगठन है, जिसमें करणी सेना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसने लोकसभा चुनाव के पहले उत्तर प्रदेश की राजनीति को बिल्कुल से उथल पुथल कर दिया था और बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डाला था उसने। इन जैसे संगठनों का भी अभी देखना पड़ेगा कि उनकी रणनीति क्या है, उनकी भूमिका क्या है। और जब चुनाव होता है तो उसमें कोई एक कारण ही पर्याप्त नहीं होता, उसमें मल्टीपल फैक्टर देखना पड़ता है, और लोग अपना जब कोई मन बनाते हैं तो सारे फैक्टर को देखते हुए मन बनाते हैं। अगर अखिलेश यादव ने जो आज ये शुरुआत करी है, ये इसलिए कि मैं इसको महत्व दे रहा हूं क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ है कि सपा के प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष ने खुलेआम प्रस्ताव दिया हो। इसके पहले कभी इस तरह से खुलेआम प्रस्ताव नहीं दिया गया। अब जो पार्टी के अध्यक्ष ने खुलेआम प्रस्ताव दे दिया है, तो इनके जो नीचे के पदाधिकारी हैं या जो दूसरे जो लोग हैं वो इसको किस रूप में लेंगे। अगर वो एक्सेप्ट करते हैं तो मुझे लगता है कि उससे मतलब इनका डाइजेस्टिव सिस्टम कितना अच्छा है वो तय करेगा कि राजनीति में इनकी जो पीड़ित पंडितों को जोड़ने की जो का अभियान है वो कितना सफल हो पाएगा।
बिल्कुल। जिस तरह अब अखिलेश का तो हर डिसीजन जो है वो पत्थर पे लकीर ही होता है समाजवादी पार्टी में। तो आपकी बात सही है कि इसको देखना होगा कि कैसे कितना डाइजेस्ट करते हैं, कैसे पचाते हैं नीचे के लोग। एक बात और बताइए, हालांकि आपने ये कहा कि मुस्लिम समाज तो है, उसका एजेंडा क्लियर है कि बीजेपी को हराने वाली पार्टी को वोट देना है, और वो अखिलेश के जो सॉफ्ट हिंदुत्व या हिंदुत्व वाली कोशिशें हैं उनको बुरा नहीं मानता है। फिर भी मेरा एक सवाल है कि अभी हाल में चंद्रशेखर ने अपने 45 संभावित उम्मीदवारों की एक लिस्ट जारी की, तमाम दलित, ओबीसी, मुस्लिम, कोई उसके अंदर जनरल कैटेगरी का एक भी उम्मीदवार नहीं है। बीजेपी के बारे में स्पष्ट है मुस्लिम उम्मीदवार नहीं होता है लिस्ट के अंदर। मैं ये जानना चाहता हूं कि जब इतनी ब्लैक एंड व्हाइट पॉलिटिक्स भी हो रही है एक लेवल पर, तो क्या अखिलेश यादव का सबको साथ लेके चलने वाला दांव कोई विरोधाभास भी क्रिएट कर सकता है? देखिए नीरज जी, उत्तर प्रदेश की राजनीति देखेंगे तो बसपा की शुरुआत भी ऐसे हुई थी। अपना दल भी अपने बैनर पे लिखता था, ऑफिस के बोर्ड में भी नीचे लिख देता था कि भाई इन जातियों के लोग संपर्क ना करें, इनको हम अपनी पार्टी में नहीं लेते हैं। उसमें ठाकुर कायस्थ लिखा रहता था, लेकिन वो बदल गए। तो अभी क्या है, अभी तो चंद्रशेखर की राजनीति की शुरुआत है और उनको वोट चाहिए, तो जाहिर है पहले क्या, पहले बेस वोट तैयार करना है। बेस वोट बन जाएगा तब सर्वजन की बात मायावती की तरह करेंगे वो, क्योंकि तब लगेगा कि सत्ता करीब है, तो हम इसमें सभी को लेंगे तभी वोट मिल पाएगा। अच्छा, उत्तर प्रदेश की का जो जातीय समीकरण है ना, लोग गणित वणित कितना भी लगा लें, लेकिन होता यही कि जब तक सारी बिरादरियों का वोट आपके खाते में नहीं आता है तब तक बात बनती नहीं है। अगर ओबीसी के जरिए ही सत्ता हासिल हो पाती तो सपा को तो सत्ता से बाहर ही नहीं होना चाहिए। लंबे समय तक बहुमत आया ही नहीं इनका बहुमत तो तब आया जब बसपा पहले बहुमत हासिल कर चुकी थी, और कैसे सर्वजन के फार्मूले से। तो ऐसा है नहीं कि भाई 54% आपने बता दिया जिसमें मुस्लिम, हिंदू, ओबीसी मिलाकर 54% है और वो सत्ता हमेशा वही। हाँ, सत्ता में मास्टर चाबी इनके हाथ में है, लेकिन आपको सबका वोट चाहिए। चंद्रशेखर वगैरह अभी बहुत शुरुआती राजनीतिक दौर में है। वो ठीक है, वो जीते हैं तो वो भी मुस्लिम वोटों की बदौलत ही जीते हैं। अगर वहां पे मुस्लिम कम्युनिटी उनको जम के वोट न करती तो नगीना से वो जीत नहीं सकते थे। दलित मुस्लिम कॉम्बिनेशन वहां बना उनके फेवर में, और उनके फेवर में इसलिए मुस्लिमों ने वोट दिया कि उनको पता था कि ये बीजेपी के साथ नहीं है और बीजेपी के साथ जाएंगे भी नहीं, और एक दलित अगर अपने खेमे में रखना है तो चंद्रशेखर को जिताना है। और चंद्रशेखर की जो राजनीति है कई बार प्रो मुस्लिम दिखाई देती है, तो जब प्रो मुस्लिम राजनीति जो व्यक्ति कर रहा है तो उसको गिफ्ट भी मिलना चाहिए, और नगीना के लोगों ने वो गिफ्ट उनको दिया था। लेकिन आपको याद हो 2017 में मायावती 100 से ज्यादा मुसलमानों को टिकट दिया था और पंडित हो गया उनकी पार्टी का, वहां से तो और ज्यादा नुकसान हुआ और उसके बाद से वो पनप नहीं पाई। और इधर अगर आप देखें तो बसपा के भी मुस्लिम प्रत्याशी को, ओवैसी की पार्टी के प्रत्याशी को विधानसभा के चुनाव में वोट नहीं मिलते हैं, जमानतें जब्त हो जाती हैं। 2017 में 38 सीट पे लड़े थे ओवैसी, तो उनकी जमानत एक की छोड़कर जमानत जब्त हो गई थी। 2022 में करीब 400 सीटों पे लड़े थे तो 398 की जमानत जब्त हो गई। इस टाइप के उनके आंकड़े हैं। तो ये इस तरह से इनका हो पाना बड़ा आसान नहीं है। जैसे ही हम डिटेल में जाते हैं तो चीजें कितनी उलझी हुई नजर आती हैं, और वहां पर ये बार बार ये स्पष्ट होता है कि किसी एकाध बयान से, किसी एकाध घटनाक्रम से, किसी पॉलिटिकल डेवलपमेंट से ये हम तय नहीं कर सकते कि 2027 के विधानसभा चुनाव में कौन सी जाति, कौन सा समुदाय किस पार्टी के साथ पूरी तरह जा रहा है, अगर हम एक मुस्लिम समुदाय को छोड़ दे तो ये अखिलेश यादव ने लेकिन दोस्तों एक बार फिर ब्राह्मण समाज को लुभाने की जो कोशिश की है, और जैसा कि विजय जी बार बार कह रहे हैं कि किसी समाजवादी पार्टी के मुखिया की तरफ से ये पहला इतना खुला ऑफर पंडित समुदाय को, ब्राह्मण समुदाय को दिया गया है, जो कि एक बड़ी घटना है। आने वाले दिनों में अगर इस अपने इस ट्रैक को और ज्यादा आगे ले जाते हैं अखिलेश यादव, तो 2027 के चुनाव में वो कोई कमाल भी दिखा सकते हैं, वो कोई कमाल दिखा सकते हैं ऐसा जिसकी कोई फिलहाल कल्पना ना की जा रही हो। लेकिन जैसा मैंने कहा कि अगर ऐसा होता है तो आने वाले दिनों में हमारी नजर इस पर बनी रहेगी। हमारे साथ इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए विजय जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम दर्शकों का भी आभार। दोस्तों आज के लिए नमस्कार।